Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम हमारे मेहमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय द्विवेदी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पोएम की ये जो कुछ लाइनें मैंने आपको सुनाई हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, हमारे मध्य प्रदेश की शान हैं और एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सुधीर कुमार जी का, उर्फ सुधीर आज़ाद जी। शुक्रिया। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं कुछ हमारे दर्शकों को आपके बारे में एक आध लाइनें बता दूं कि आप, जैसा मैंने कहा, बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। न सिर्फ एक बहुत ही उम्दा शायर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं। एक आपके उपन्यास भी आ चुके हैं। आप बहुत अच्छे फिल्म निर्देशक भी हैं और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे, उन पर आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। तो इन सब के बारे में आज हम आपसे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे आप ही से। तो इससे पहले हम आपके डॉक्यूमेंट्रीज़ या आपकी कविता या आपके शेरों पर आएँ, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपके शब्दों में। आपको मैं सुधीर जी कहूँगा। जनाब, आप सुधीर। तो सुधीर जी, आपके बारे में ये मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी ये पूरी साहित्य की जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई, और आज आप इतने एक नामचीन फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, शायर हैं। तो ये पूरी जर्नी कैसी रही, जितना आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मैं अपने सफ़र की शुरुआत से आपको बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर, कोई दावा नहीं है कि ना कामयाबी का, नामचीन होने का, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, सफ़र है, चल रहा हूँ और उस सफ़र में मज़ा आ रहा है। बस वही ज़रूरी है। एक्चुअली मैं दरअसल छिंदवाड़ा ज़िले में अमरवाड़ा एक जगह है, कस्बा है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ से हूँ और सारी पढ़ाई वढ़ाई वहीं से की जी। और उसके बाद मैं भोपाल आ गया 2003 में। 3 से 10 तक मैं भोपाल में था जी। भोपाल के बाद फिर मैं दुबई चला गया, 9 साल लगभग वहाँ रहा जी। तो बस ये मुसलसल आवारगी चल रही है और इसके साथ जो पढ़ते गया, सुनते रहा, सीखते रहा। और जब ज़िंदगी आपके बहुत करीब से गुजरती है खरोच देते हुए ना, तो वो जो तजुर्बा है ना, वो आप फिर किसी मीडियम में बाहर लाएं, वो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। अब वो कविता हो सकती है, वो एक चित्र बन सकता है, वो स्केच हो सकते हैं, वो एक फिल्म हो सकती है, वो नॉवेल हो सकती है, किसी भी, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़िंदगी का एहसास उसमें है जी, अगर वो तजुर्बात हैं जो वाकई आपके पास से गुजरे हैं, तो मुझे लगता है वो रंग भर देते हैं उसमें, जो थोड़ा सा असरदार हो जाता है। क्या बात है। और जैसा कहते हैं आर्टिस्ट्स के बारे में कि वो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही है कि उनको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम चाहिए उनको, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, साहित्य हो। तो आपका चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन साहित्य है। जैसा कि, तो अगर मैं कहूँ कि अमरवाड़ा का एक लड़का जो वहीं पे पला बढ़ा और आज आपको देखना, आप 9 साल, जैसा आपने बताया, आप दुबई में रह चुके हैं और आपकी किताबें हैं, आप बहुत अच्छा अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन देखने मिलता है कि एक कस्बे से एक दुबई जैसे शहर में रहना, फिर भोपाल में अभी आप काम कर रहे हैं। तो ये कैसे, ये इंस्पिरेशन आपकी क्या है, आपकी ताकत की सोर्स क्या है? मैं सच कहता हूँ कि मुझमें जो कुछ खास है जी, वो मेरे पापा का विश्वास है। वाह। यकीन मानिए। और मेरे आसपास मेरे किरदार को गढ़ने में, या मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरे में अगर कहीं थोड़ा सा सही लगता होगा, या थोड़ा मैं ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह है कि मुझे बहुत बेहतरीन लोग मिले हैं। अच्छा। मतलब यकीन मानिए, मुझे अपने आज तक के तजुर्बे में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझे कहीं जरा सा भी रोका हो। बहुत मददगार लोग, बहुत समझाने वाले लोग, बहुत साथ में आने वाले लोग जी। तो कई बार हम ये दावा कर देते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये दावा, आप यकीन मानिए। ना मैं उतना समझदार हूँ, ना उतना दिमागदार हूँ। अरे सर, तो चीज़ें होती रहीं। जी, जी। मैं मेहनत करते रहा। हाँ, मैं एक चीज़ थी जो मेरे अंदर, जो मुझे लगता है जो लगातार मुझे पुश करती रही, वो थी कि मुझे, मतलब एक सिंपल लाइन है मेरे थॉट प्रोसेस की, दोस्त के, या तो फकीरी में ही जीना है, नहीं तो बादशाहत करना है। वाह, क्या बात। बाकी कुछ नहीं। वाह, नहीं, वाह। ये भी बेहतरीन है, वो भी बेहतरीन है, पर बीच का कुछ नहीं। तो मुझे उसमें, तो अभी मुझे लग रहा है कि फकीरी चल रही है, चलने दो, क्या दिक्कत है। क्या बात है सर, ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है। पर हम ज़रूर जानते हैं कि बहुत
अच्छा काम आपका है जो पूरी दुनिया सराह रही है। जैसे मैं सामने ही देख रहा हूँ कि आपकी ये जो अभी लेटेस्ट रिलीज्ड बुक है, नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं और कुछ बताएं कि इस बुक के पीछे आपकी क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्या आपका रीज़न है इस बुक के पीछे और किस बारे में है ये किताब। नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, दरअसल मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा हूँ अभी, उस पर रिसर्च चल रहा है। जी पानी नहीं है, जी तो ये वैश्विक जल संकट के आधार पे ये मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, जिसकी बुनियाद सिर्फ वो नदी नहीं है जो आपके या मेरे बचपन में हमारे गांव के आसपास से बहती थी। जी। इसमें वो टेम्स भी है, बोलगा भी है, नाइजर भी है, जिसको हम नहीं जानते। वाह। तो मैंने एक चीज जो मुझे लगातार महसूस हुई वो ये थी कि ये नदियां अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, इनके भौगोलिक विन्यास अलग अलग हैं जी। इनकी सभ्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सभ्यताओं में रहने वाला मनुष्य एक जैसा है। और जिस तरह इन सभ्यताओं में रहने वाले मनुष्यों की नीयत एक जैसी है, इन नदियों की नीयत भी एक जैसी है। वाह। इसलिए इन नदियों में बहने वाला दर्द एक जैसा है। वाह वाह। तो मैं जब डॉक्यूमेंट्री कर रहा था तो मैंने लगभग 3 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और जब मैंने उस स्क्रिप्ट लिखी तो मुझे लगातार एक बात जो महसूस हो रही थी वो ये कि पूरी दिमागदारी, पूरी प्रामाणिकता, पूरी तथ्यात्मकता, पूरा सच, सब कुछ आ गया है स्क्रिप्ट में। डॉक्यूमेंट्री आप जानते हैं वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप बिना प्रामाणिकता की बात नहीं कर सकते। जी जी। तो वो सब उसमें आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनाएं कसक, मतलब उनकी जो कसक थी, वो जो बार बार जो हुमक रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है, कुछ रह गया है। जी जी। एंड उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये सब कुछ हुआ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जी। भाई है, मोहित जोशी जी। तो एक दिन मैं उनको ऐसी मैं बैठा था, हम लोग रात में बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि यार इस संसार की सबसे बड़ी यात्रा किसी नदी के किनारे बैठना है। वाह। इस संसार की सबसे बड़ी यात्रा किसी नदी के किनारे बैठना है, और इस संसार का सबसे बड़ा ठहराव किसी नदी के किनारे चलना है। क्या बात है। और जब मैंने ये उसको सुनाया तो लगभग 2-3 बज रहे थे रात को, बस हम ऐसी बात करके और चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने मुझे एक स्केच बना के देखिए यार, मैंने ये तुमने सुनाया था, मैंने ये बनाया। हाँ हाँ। एंड मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि शायद ये माध्यम है कि मैं, जो मेरी संवेदनाएं हैं, जो मेरी कसक है, जी जी। जो एक टीस है, जो कुछ रह गया है, जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं आया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आप कितनी संवेदना लाएं, वो संवेदनाएं तथ्यों से लिपटी हुई आनी चाहिए। जी। अलग से उनका कोई स्थान नहीं है। जी जी। तो फिर ये किताब आई। वाह। तो मैं ये सोचता हूँ, जी जी। जनाब मैंने आपको रोका, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि उन सूखी नदियों से, उन बहती हुई नदियों से, उन चट्टानों से, वो सूखे और भीगे किनारों से चलते हुए अगर एक आध बूंद मेरे अंदर आ गई पानी की ना, तो वो ये किताब है। क्या बात है। जी। तो आपने जैसा बताया कि नदियों के बारे में आज तो बात चल रही है, भारत सरकार भी सब जगह नदियों को जोड़ने के बारे में बात कर रही है, स्वच्छता की बात चल रही है, सुरक्षा की बात चल रही है, और उसी समय आपकी एक किताब आती है, तब कितना नज़दीक पाते हैं आपकी प्रकृति, नदी, ये वातावरण। तो क्या सुनाएंगे आप हमें इसमें से कुछ? एक दो कविताएं सुनाता हूँ जो वाकई बड़ी समसामयिक हैं। जी। आपने सुना होगा, हम सब लोग ये जानते हैं, कई मर्तबा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, या लोग कहते हैं प्रलय जब होगा तो पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। वो मंजर मैंने इसमें लिखा है। देखिए वो मैंने कैसे लिखा है, मैं सुनाता हूँ आपको। कि मैं, वो कविता थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, उससे पहले मैं एक दो टुकड़े सुनाता हूँ जो उस हादसे को कहते हैं। जी। एक तो सबसे पहले मैं एक बात और यहाँ पे नुमाया कर दूं कि नदी व्यवस्था से बन नहीं सकती। जी। कितनी ही बड़ी व्यवस्था हो, कितना ही ज्यादा पैसा हो, किसी व्यवस्था से नदी बन नहीं सकती, लेकिन व्यवस्थाओं से नदियां बच सकती हैं। बिल्कुल सही है। जितनी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दरअसल ये इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जी। जिसका पालन पोषण माँ जैसा नदी ने ना किया हो। जी। लेकिन देखिए, मैं आपको ये जो आपने बहुत अच्छी बात की कि जो सारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे हैं, मैं यही बात आपको इस किताब की कविता है वैसे सुनाता हूँ कि जी बिल्कुल। टेम्स ने कभी गंगा को नहीं देखा। जी। नाइजर ने बुल्गा को नहीं देखा। नर्मदा और ब्रह्मपुत्र अपरिचित हैं एक दूसरे से। जी। इन सारी नदियों के आसपास रहने वाली सभ्यताएं अलग अलग हैं, पृथक हैं उनके भौगोलिक विन्यास,
लेकिन इन सारी सभ्यताओं में मनुष्य एक जैसे हैं। जी जिस प्रकार इन सारी सभ्यताओं में रहने वाले मनुष्य एक जैसे हैं, जी इन नदियों की नियति एक जैसी है। जी इन नदियों में बहने वाला दर्द एक जैसा है। इन नदियों के आसपास सीमेंट का खौफ एक जैसा है। इन नदियों में चलने वाली नावों की पीड़ा और आंसू एक जैसे हैं। वाह इसलिए मेरा यकीन है कि एक रोज, सुनिएगा, इसलिए जी। मेरा यकीन है कि एक रोज जब पूरे संसार में एक साथ रात होगी जी और ये सारी नदियां एक दूसरे से मिलेंगी, तब ये नई सभ्यता का संविधान रचेंगी, वो भी वाह। चुपचाप। क्या बात है, क्या बात है। और जब हम कहते हैं ना कि पानी में डूब के लोग मरेंगे, जी अफसोस है लेकिन कहना पड़ रहा है कि इंसान प्यासा पानी में डूब के मरेगा, क्योंकि पानी होगा लेकिन हमने उसको पीने लायक नहीं बचा पाएंगे। पीने लायक नहीं बचा। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यस, बिल्कुल। तो और आज से ज़्यादा मौजू तो ये कभी रहा नहीं है। दरअसल बहुत ज़्यादा, और जितना भयावह कहा जाता है, जी सुनाया जाता है, बताया जा रहा है, या जो मैं लिख रहा हूँ, जी आप यकीन मानिए इससे खराब हालत है, जी जी इससे खराब हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और ज़रूरी है इस बारे में बात करना। बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी चीज़ की, जी सर, हम ज़रूर इस टॉपिक पर लौट के आएंगे। मैं जानता हूँ कि पानी, जल के बारे में आपकी जल बिन जीवन नहीं है, और जल के ऊपर आपकी एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी है। हम इस टॉपिक पर लौट कर आएंगे। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है जो मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपकी पीएचडी का टॉपिक रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। और वो अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हमारे कंट्री के लिए रहे हैं। उनसे रिलेटेड उनके आसपास बहुत सारी बातें रही हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो आपने इनके ऊपर एक रिसर्च करी है जो कि शायद आपके शब्दों में आप अगर बताएं तो बेहतर है। हाँ, दरअसल मैं, आप यकीन मानिए, जब मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ, जी जी 2006 के दरमियान का ये वक्त था, और मेरे जहन में ये था कि मैं अब मिर्ज़ा गालिब की गज़लों पे काम करूँगा। जी जी लेकिन हुआ ये कि जी। जब मुझे पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जी जी मतलब अगर हम बांग्ला की बात करें तो वहाँ एक एक कवि, अगर कोई छोटा सा भी कवि है और उसने पहली 3 कविताएं लिखी, तो उसका एक विषय नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। जी जी लेकिन हिंदी में जी उन्हें विषय मानने को तैयार नहीं है लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे पीएचडी करने के लिए जब मैंने अपना पत्र में वो कर रहा था, तो आपको हैरत होगी कि लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदी साहित्य का विषय कैसे हो सकते हैं। जी तो मैंने वहाँ विषय को थोड़ा सा टर्न किया, मुझे करना उन्हीं पे काम था। तो मैंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखित प्रमुख हिंदी प्रबंध काव्य, जितना नेताजी पे लिखा गया मैं उस पर काम करूंगा। जी। और लगभग 1 साल में नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता में भी रहा। वाह। और मैंने कोलकाता में जाके, मैंने उनके भतीजे से मेरी मुलाकात हुई। जी। मैं उनकी बेटी से मैंने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जर्मनी में थी और उस अर्थाभाव की वजह से मैंने बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं से भी संबंध, मतलब प्रयास किए कि इस सिलसिले से कुछ हो सके, लेकिन हो नहीं पाया। जी जी पर वो एक दिलचस्प था, और मुझे लगता है कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विषय के रूप में नहीं चुना, वो मेरी खुशनसीबी थी कि वो विषय मेरे पास तक आ गया। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज नेताजी खुद इतनी ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बना दिया गया कि वो उनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बना दी गई। बट लोगों को जानने की ज़रूरत है कि उनका सच क्या है, जो इतनी ग्रेटनेस है उनकी, उसके बारे में लोगों को, ये हम बात करेंगे, इस बारे में आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अभी बस एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है दोस्तों, आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौट कर आते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे मेहमान में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी। तो सुधीर जी, जैसे हम बात कर रहे थे नेताजी के बारे में, आपकी रिसर्च रही है, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी रही हैं, थोड़ा उस बारे में और हम जानना चाहेंगे कि किन विषयों पर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं अब तक, और अगेन आपको क्यों लगा कि उन विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना ही ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ही आपके थॉट्स एक्सप्रेस करना सही रहेगा। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री, जो मेरी पहली फिल्म है, वो है टैंक नंबर 610, भोपाल गैस ट्रेजिडी बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अच्छा। मैं गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस में वहाँ हिंदी पढ़ा रहा था लड़कियों को, MA BA MA की लड़कियों। जी जी। उस दौरान एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे बताया कि सर, वो मेरे पास आई, बच्ची मेरे पास, नसरीन नाम था उसका, कि सर मेरी अम्मी के लिए एक नज़्म लिख दीजिए, उनका बर्थडे है 3 दिसंबर को। वाह। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे रजिस्टर दे दो, दोपहर में ले जाना।
जब अमून 8-9 बजे आते थे और ये 2 बजे चले जाए, तो मैंने नज़्म लिख के दे दी, वो चली गई। कुछ 8-10 दिन के बाद वो मुझे मिली, तो मैंने उससे कहा कि भाई ये नसरीन अम्मी का बर्थडे था, तुमने मुझे तो मिठाई नहीं खिलाई जी। रोने लगी। और उसकी फिर सहेली ने मुझे बताया कि सर वो दरअसल इनकी अम्मी जो है 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, और गैस ट्रेजेडी में 3 दिसंबर को ही उनकी डेथ हो गई थी। ओहो। तो मैंने कहा ये गैस ट्रेजेडी क्या है, एंड पहली मरतबा मुझे पता चला था, उन्होंने बताया सर यहाँ 100 मीटर दूर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, वहाँ से गैस रिलीज हुई थी और ये सब कुछ हुआ था। जब उन्होंने 1984 बोला जी, तो 1984 वो साल था जिस साल में मैंने मेरी माँ को खोया था। वो एकदम ऐसा लगा कि हम सब में दर्द एक सा है, वो जोड़ता है आपको। तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि क्या है यार, और मैं चला गया देखने, धीरे धीरे बच्चों के साथ घुलने लगा। मैंने उनके साथ नुक्कड़ नाटक किए, मैंने लगभग 50 से 60 नुक्कड़ नाटक भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर किए, कलाम साहब के सामने तक किया। वाह। दिल्ली में। हाँ, उसके बाद एक दिन जब मैं ऐसी हर सैटरडे संडे को मैं जाता था, एक संडे को वहाँ एक चच्ची कहते थे हम उनको, चच्ची मिली मुझे। उन्होंने कहा बेटा तुम डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते, इतने पढ़े लिखे हो। तो मैंने हंसा, मैं कहा नहीं मैं लिखता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाना नहीं आता। कहा तुम्हें बनाना चाहिए, तब तो हमारी बात हमारे देश के बाहर के लोगों को पता चलेगी हुआ क्या हमारे साथ। जी। एंड वो जो उन्होंने जिस यकीन से कहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की जी, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था इन चीज़ों से। जी जी। एंड वो पहली डॉक्यूमेंट्री, और कमाल ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, तो बहुत बेहतरीन लोग हैं भोपाल के यार। वो तो है, भोपाल तो कहा ही जाता है गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, मतलब बेहतरीन लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक धर्मेश भैया हैं जिन्होंने म्यूजिक कर दिया जी। एक रिजवान भाई हैं जिन्होंने शूट किया कि मुझे बाद में पैसे दे देना। ऐसे लोगों ने मुझे हेल्प की। उसी समय स्विस रेडियो के लोग भोपाल आए हुए थे, वो 25वीं बरसी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, 2010 का वक्त था जी। तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर पढ़ी कि आफ्टर 26 इयर्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कमिंग ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी इन हिंदी। जी। तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा बॉलीवुड है, इतनी बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हिंदी में काम नहीं हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया, मुझे मिले वो। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आज़ाद आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कि सर ये कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया कि मुझे लगता है कि इस बात को कहनी चाहिए, पहली फिल्म है मेरी, कौन फंड कर रहा है। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे ये टर्म ही नहीं पता था कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है जी। तो मैंने कहा सर जो पैसा है मैं लगा रहा हूँ। जी जी जी। उन लोगों ने कमाल ये किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्विस रेडियो में 2010 में वहाँ से चलाया जी। और उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को लेके बाहर तक जाएंगे, आप बना के दीजिए जी। 37 कंट्रीज के फेस्टिवल्स में ऑफिशियली फिल्म सेलेक्ट हुई। क्या बात है सर। और ये स्विस रेडियो को क्रेडिट है। वाह वाह। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते ही गए, कारवां बनता गया। बहुत बेहतरीन लोग हैं और उम्र भर लम्हे लम्हे में उनका शुक्रिया कहते रहना चाहिए। क्या बात है सर। ये शुक्रगुजारी कम हो रही है लोगों में, ये जरूर ग्रैटिट्यूड की कमी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बोलना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। और सर जैसा आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री का माध्यम, जैसा आपने बताया कि क्यों आपको सही लगा कि इस माध्यम से अपनी बात कहना भी सही रहेगा, खासतौर पर। जी रोक रहा हूँ जी बिल्कुल। दरअसल मुझे तब भी नहीं पता था कि ये मेरा मीडियम है, लेकिन जब वो फिल्म इतना क्लिक कर गई ना, तो मुझे फिर रियलाइज ये भी हुआ कि नहीं, ये इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है, ये तो सब्जेक्ट ऐसा था, पहली बार आया सामने, लोगों ने उसको किया। लेकिन फिर वाकई ये ट्रस्ट आया कि ये एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात एक और तरीके से कह सकता हूं, एक और तरीके से कह सकता हूं। तो वो यकीन पनप गया। बिल्कुल, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैंने खुद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कई बार देखी हैं, इंग्लिश में आम तौर पर। मैं खुद सोचता था कि ये भोपाल का विषय है, हिंदुस्तान का विषय है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है, ज़रूरी है कि हिंदी में कुछ काम हो इस पे। और लेकिन इससे एक सवाल मेरे मन में और आता है आज़ाद जी कि आजकल हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं कहूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट हो गया है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, आप यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, नेटफ्लिक्स है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से। हमारे घर में, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पे तो बहुत चेंज के भी हम पार्ट हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कंटेंट का एक बूम आया है। ऐसे में आप जैसा एक इंसान जो साहित्य से जुड़ा है, जो कागज़ कलम से जुड़ा है, एक अपना दिली रिश्ता मानता है, आप जैसा एक इंसान खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या सोचते हैं? आप क्या ख्याल रखते हैं इस बारे में कि क्राउड से खुद को अलग डिफरेंशिएट करना कितना ज़रूरी है और कैसे करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपको सुन रहा है
जी, तो आप जिम्मेदार हो जाते हैं बोलने के लिए। बिल्कुल। जब आप कुछ दिखा रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो आप जिम्मेदार हो जाते हैं कि आप दिखा क्या रहे हैं। जी, जी, तो आज के तेज रफ्तार वक्त में जब एक लोग बड़ी बेतरतीबी से बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो उन्हें उन्हें नेम और फेम चाहिए, जी, मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाना है। लेकिन जी। बात यह है कि बेहतर यह है कि आप कुछ ऐसा सामने रखें जो इस बात की गवाही दे कि आप उस समाज को कुछ देना चाहते हैं जिस समाज ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है। जी, बिल्कुल। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर ये सोचने समझने की ये संवेदना है, अगर वो नदी की आवाज में सुन सकता हूं, अगर ये कटते हुए पेड़ मुझे महसूस हो रहे हैं, अगर एक कटा हुआ पेड़ देख के दर्द होता है, अगर बाजू वाले चाहे वो भाईजान हो या वो मेरा भाई हो, अगर मुझे उनसे मोहब्बत महसूस होती है, तो ये उनका मुझे दिया हुआ चीज़ है जो मुझे उन्हें लौटाना है। तो ऐसे समय में मेरी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि मैं कम से कम एक इंसान होकर रहूं। जी, और ये सारी चीज़ें, ये रफ्तार और ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, आप सही काम करेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन जी। एक बहुत अच्छी दो पंक्तियां हैं कि जी, जी। सूरज किरणों को छुपा सके हैं, जी, कब तक आखिर ये बादल, वाह, जीत हमेशा सच की होगी, आज नहीं तो कल। क्या बात है, क्या तो बात है। अगर दम होगा और काम जी। में कुव्वत होगी तो होगा, बाहर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर आपकी किताबें भी बहुत सारी हैं जो सब जानते हैं, अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। तो आपकी कौन-कौन सी किताबें हैं सर? हम थोड़ा जानना चाहेंगे, किन विषयों को आपने अपनी किताबों में छुआ है? और उसी तरह आपकी फ़िल्में भी बहुत सारी हैं, जिसमें आपका निर्देशन है। देखिए, फिल्मों किन किताबों की विषयों बात पर सबसे- रही हैं? हाँ, जी, जी। मेरी लगभग 6 किताबें भी हैं। जी। 6 किताबें ही हैं, लगभग क्यों कह रहा हूँ मैं इतनी बड़ी संख्या नहीं है, सिर्फ 6 किताबें। नेताजी पे मेरा रिसर्च है, तो 3 किताबें मेरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे हैं। जी, जी, क्रांति मना पहला नाटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे था। जी, विश्व नायक नेताजी पे मेरा शोध ग्रंथ है। जी, फिर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, ये मेरा महाकाव्य है जो भगत सिंह पे है। जी, फिर भोपाल के ट्रेजेडी पे मेरा एक नॉवेल है, भोपाल शहर बस सुबह तक, ये लव स्टोरी है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया है। जी। इसके बाद नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, जी। ये नदियों पे आधारित वाह। एक कविताओं का संग्रह है। बिल्कुल सर, यहीं से हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, आप कहीं जाइएगा नहीं, बस कुछ वक्त में गए और अभी लौट कर आए। स्वागत है दोस्तों वापस आपका, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर साहित्यकार और शायर डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी से। सुधीर जी, आपकी फ़िल्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो और किन किन विषयों पर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिल्में निर्देशित करी हैं? भोपाल के ट्रेजेडी पे एक जी, डॉक्यूमेंट्री आज टैंक जैसा नंबर आपने 610 जो जी। 2 पार्ट में ही है। जी, उसके बाद पानी नहीं है जो वैश्विक जल संकट पर मेरी फिल्म है। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है सैली। अच्छा, सैली कोट नेम है उस वायुयान का जिससे आखिरी उड़ान नेताजी ने भरी थी। हाँ, ओके, तो उन पे वो काम कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा कैनवास है जी, तो जी, बजट बहुत ज़्यादा लगेगा। पर हाँ, मेरी रिसर्च तैयार है, तो उस पे मैंने पहले थोड़ा सा काम किया था, लेकिन मुझे अब महसूस होता है कि उस काम को और गंभीरता से और बड़ा करना है। तो जी। अभी मैं उस पे भी जी। काम कर रहा हूँ। तो ये जी। मेरी डॉक्यूमेंट्रीज हो गई। जी, जी, शॉर्ट फिल्म्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ही एक फिल्म मैंने बनाई थी, मैं भोपाल। जी, एक द लास्ट वुड को लेके, अर्थी, आप जानते हैं वो स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी, जी, जी, तो द लास्ट वुड वो फिल्म है। और आप खुश होंगे ये जान के कि लगभग 72 कंट्रीज के फेस्टिवल में ये फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हुई थी। सर कॉन्ग्रेचुलेशन हम बहुत सबके तरफ से शुक्रिया। और शुभकामनाएं। ये फिल्म बांसखेड़ी में मैंने शूट की थी और अच्छा, ये अच्छा। 0 बजट फिल्म थी। वाह, जी। बहुत इंस्पायरिंग बात है। आप जैसे लोग हमारे भोपाल शहर में हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सिनेमा के, फिल्म जगत के, उनको जानना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। सर, अगर कोई आपकी जो डॉक्यूमेंट्रीज आपने मेंशन करी, कोई अगर देखना चाहे तो किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी? अभी फिलहाल मैंने कहीं इसलिए नहीं रखी है क्योंकि जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मेयार से उन्हें आना चाहिए जी, उसके जी, लिए जी। मैं भी तैयार नहीं हूँ। जी, जी, तो डेफिनेटली सामने आएंगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी। जी, जी, बस एक थोड़ा सा वक्त और एक वो जगह जो वो डिजर्व करता सर इंतज़ार रहेगा कि जल्द से जल्द हम देख सकें और जान सकें। चलते चलते सर, एक चीज़ ये मैं आपसे आखिरी ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो भी आपका काम है, भले ही आपके उपन्यास हों, आपकी कविताएं हों, आपके शेर हों, आपके डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, पर आपका गोल क्या है? आप क्या मैसेज अल्टीमेटली देना चाहते हैं सोसाइटी में?
या क्या सच्ची, आपका? बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं देना चाहता, जी, कोई जी। कोई उपदेश जैसी चीज नहीं, कोई दिमागदारी जैसी चीज नहीं। हाँ। बस मेरी कोशिश ये है कि मैं उस भाषा में, उस चित्र के साथ अपने लोगों से मिल सकूं, जिससे कि वो ये महसूस कर सकें कि मैं जो कह रहा हूं वो उनकी बात है, जो मैं कर रहा हूं वो उनके साथ हो रहा है, और जी। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो समझ आ जाए कि शायद यहाँ पे बहुत जरा सा इंसान बन के बहुत बढ़िया जिया जा सकता है। तो जी। कोई उपदेश जैसी चीज नहीं है, बस उनका उन्हीं को वापस करने का एक प्रयास है, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के कि कोई कुछ ऐसा काम करे जिसमें वो अपने मन की खुशी के लिए, अपनी उस कला के लिए कुछ काम करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए, ये और वाकई अपने सच दिल है। से कुछ करे। कामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब जी, जी, यकीन जी, मानिए, बिल्कुल, वो सफर ही है, मंजिल पे पहुंच के मंजिल का मजा नहीं है, सफर का मजा है। तो बस, और बढ़िया तो ये है, मैंने फिर से एक बार कह रहा हूँ, जी। मैं आपसे बात करते करते एक बार फिर से उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जी। जो बेहिसाब दुआओं और मोहब्बतों के साथ मेरे साथ है। क्या बात है सर। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना वक्त दिया, इतना कुछ हमें बताया आपके काम के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चर्चा होती रहेगी, और आपके लिए हमारी दूरदर्शन टीम की शुभकामनाएं कि आपकी और ऐसी किताबें आते रहें और आपके बहुत अच्छे अच्छे काम हमको देखने मिलते रहें सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सत्र समाप्त करने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी। दूरदर्शन के लिए कि सत्यम शिवम सुंदरम। वाह। देखिए, ये इन तीन शब्द और इनके मायने और इसका जो व्याकरण है वो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि आज भी कुछ लोग बाकी हैं, जी। कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ जी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको आत्मा का सुख मिल सकता है, जी। जहाँ आपको सच दिख सकता है, जहाँ आपको सुंदरता दिख सकती है। तो क्या बात। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका, दूरदर्शन का, जी। उन सारे लोगों का जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। दरअसल ये यज्ञ है और उस पर आहुति आप लोगों की है, तो तहे दिल से शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हम मिले डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी से। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, हम हर बार कोशिश करते हैं आपको किसी ऐसी पर्सनालिटी से, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराएं जिनसे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आपको जानने मिले कि हमारे बीच में ही लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगली बार भी कोशिश रहेगी दोस्तों, ऐसे ही किसी पर्सनालिटी को आपके बीच लेकर आएँ। मिलते हैं फिर आपसे अगली बार आपके पसंदीदा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।